सुधा अपने फ्लैट की बालकनी में अपने 2 साल की बेटी को गोद में लिए अनुराग का इंतजार कर सोच रही थी। समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। शादी के 3 साल कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। लगता है कुछ दिनों पहले ही बात है जब मेरी और अनुराग की शादी हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही एक प्यारी सी बेटी की माँ बनी थी मैं। एक एक दिन करके दिन गुजर गए। धीरे धीरे अनुराग भी परिवार में इतना अटेंशन नहीं देता था जितना कि शादी के कुछ साल पहले देता था। आजकल तो रोज ही अक्सर ऑफिस से आने में अनुराग लेट हो जाता है। पहले तो सुधा यही समझती थी कि ऑफिस का काम कुछ ज्यादा है और अब बेटी होने के कारण जिम्मेदारियां भी। पर एक दिन जब फोन लगाने पर भी अनुराग ने नहीं उठाया और रात को 2 बजे शराब के नशे में धुत आया, तब सुधा को गहरा आघात हुआ। और जब उसने अनुराग से पूछा कि तुम पी कर आए हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तब अनुराग ने नशे में झूमते हुए कहा, मुझ पर कब्जा जमाने की कोशिश मत करना सुधा। मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं दे रखा। यह सब सुनकर सुधा स्तब्ध रह गई, क्योंकि अनुराग ने पहली बार उससे इस तरह बात की थी। अब तो वह अक्सर ही रात को देर से आता, अब फोन भी नहीं उठाता। धीरे धीरे अनुराग का यही रूटीन हो गया। वह खाना भी खा कर आता। सुधा ने उसे कई बार इसका कारण पूछा। अनुराग या तो टाल जाता या कहता, मुझे और भी कई काम होते हैं ऑफिस के बाद, लोगों से मीटिंग भी करनी पड़ती है। पर सुधा को उसकी बात गले नहीं उतरती। सबसे ज्यादा सुधा को इस बात की चिंता थी कि अनुराग रोज ही शराब पीने लगा है। 2-3 महीने तक यही चल रहा था। सुधा उसे समझाती तो उल्टा अनुराग उस पर चिल्लाने लगता। अब वह सुधा को अपने मनोरंजन में बाधा मानता था। उसे किसी भी तरह की टोका टाकी पसंद नहीं थी। उसने सुधा से साफ लफ्जों में कह दिया था, अगर तुमने फिर मुझे परेशान किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और 3 दिन तक घर नहीं आया। सुधा रात भर करवटें बदलती रही, फोन करती रही, पर अनुराग ने फोन नहीं उठाया। बाद में एक मैसेज छोड़ा, मुझे अपने हिसाब से जीने दो। अगर चाहती हो कि मैं वापस आऊं तो मुझे परेशान नहीं करोगे। इसका साफ मतलब था कि अनुराग अब जो चाहे करे, पर सुधा उसे कुछ नहीं कह सकती। अब उसे मनमानी ही करनी थी। लेकिन बुरा वक्त इतनी आसानी से नहीं जाता। अनुराग 2-3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था। सुधा ने पूछा, क्या बात है, ऑफिस नहीं जा रहे? अनुराग ने कहा, अब मुझसे यह जी हजूरी वाली नौकरी नहीं होती। मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ। सुधा को अनुराग की बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। आपने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, ना ही कोई तजुर्बा है। कैसे होगा? घर के खर्च, और आज ये बड़ी हो गई है, उसका भी स्कूल में एडमिशन कराना होगा। अनुराग ने कहा, देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने तुम्हारा और इसका ठेका नहीं ले रखा। तुम जानो। और यह कहकर अनुराग बाहर निकल गया। सुधा अनुराग के मन मौजी रवैये से अपनी बेटी और अपने भविष्य की चिंता हो रही थी। अब अनुराग उसे घर खर्च भी नहीं देता था और मांगने पर उल्टा सीधा बोलने लगता था। सुधा ने पहले अपने मायके जाना उचित समझा, पर अनुराग के प्रति प्रेम के कारण वह उसके प्रति चिंतित थी कि उसे लगने लगा कि अगर वह वहां चली गई तो शायद यह घर भी अयासी का अड्डा बन जाएगा। यही सोचकर उसने यहीं रहकर घर से ही कुछ काम करने की ठानी, क्योंकि आसी का पालन पोषण तो अब उसकी भी जिम्मेदारी थी। सुधा घर के सारे काम काज निपटाकर अब आसी दिन में सो जाती, तब ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट्स बढ़ने लगे। अपना राशि का व्यक्तिगत खर्च सब यही वहन कर रही थी। उसने इस बारे में अनुराग से बताना उचित नहीं समझा, पर मन ही मन यह सोचती कि काश अनुराग पीना छोड़ दे, अपने काम के प्रति लापरवाही ना बरते। अनुराग अभी भी देर से ही घर आता। आज अनुराग जब घर आया तब सुधा ने पूछा, आपका काम कैसा चल रहा है? अनुराग बोला, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। कोई साथ नहीं दे रहा। जिसको पैसा दिया था वह भी मुकर गया।
कहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं दिया। झूठे हैं, मक्कार हैं सब। अनुराग दुखी था। सुधा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अनुराग के मन में सुधा के लिए प्रेम भाव नहीं बचा था। गुस्से में झुंझलाते हुए सुधा का हाथ उसने हटा दिया और कहा, तुम ही जिम्मेदार हो मेरी इस हालत की। सुधा को समझ नहीं पा रही थी। उसका मन व्यथित था अनुराग के निर्दयी व्यवहार से। इतना समझी थी कि अनुराग सारा दोष उस पर ही मरना चाहता है। अब आशी को लेकर कमरे में चली आई। सुधा असमंजस्य में थी कि वह आगे क्या करे। अनुराग को सुधारना अब उसकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह खुद नहीं सुधरना चाहता। वह ऐसी दुविधा में फंसी थी। समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। अनुराग के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। किससे अपने दुख को बांटे। तभी उसे अपनी सहेली रीता का ध्यान आया। सोचा कि उससे बात करती हूँ। उसने रीता को फोन कर सारी बातें बता दी। रीता ने तो सुधा से साफ साफ कह दिया कि तू अनुराग को छोड़ दे। जब वह तेरी बेटी और तेरा ध्यान नहीं रख रहा, ना ही उसे अपने सवय के भले बुरे का ध्यान है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ घुट घुट रहकर जीने से कोई मतलब नहीं है। सुधा अनुराग से अलग नहीं रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि फिर से सब पहले की तरह ठीक हो जाए। 1 साल और गुजर गया। सुधा ने आशी का स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अनुराग को तो आशी से कोई मतलब नहीं था। वह अपने ही ख्यालों में खोया रहता, टीवी देखता या मोबाइल देखकर समय काटता, या तो घर से बाहर रहता। घर में रहते हुए भी सुधा और आशी के साथ नहीं था। कुछ पूछो या बात करने की कोशिश करो, सुधा को कहता, अभी मुझे अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। अनुराग का घर पर रहना ना रहना बराबर ही था। बस सुधा को यह सुकून था कि वह अनुराग को देख पा रही थी। अब वह अनुराग से कुछ ना करने का ना ही कहती और ना ही कुछ टोका टाकी करती। इसी में अनुराग खुश रहता और उसने भी इसे अपनी नियति मान लिया, क्योंकि किसी को मनमानी करने पर कुछ किया नहीं जा सकता। जब तक वह व्यक्ति सब यह बुरा करने को तैयार ना हो। सुधा अपना और अपनी बेटी का खुद का घर चला रही थी। अनुराग बस सामाजिक रूप से उसका पति था और उसकी बेटी का पिता। अब सुधा का लक्ष्य केवल अपनी बेटी के भविष्य को संवारना था। अनुराग का भविष्य क्या होगा? सुधा अपनी जिंदगी की कसम कसम में उलझी दिन काट रही थी, पर एक तनाव सा दिमाग में रहता था। वह निश्चित नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अनुराग का व्यवहार उसे दुखी करता था। आशी के स्कूल की जब छुट्टी हो गई, तब सुधा ने अनुराग से मायके जाने का प्रस्ताव रखा, पर अनुराग ने मना कर दिया। सुधा ने इसका कारण पूछा तो अनुराग कहने लगा, क्या करोगे जाकर? मेरी शिकायत ही करोगी? सुधा ने बोला, नहीं, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर अनुराग ने उसे इजाजत नहीं दी। सुधा अब यह समझ चुकी थी कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। वह अनुराग को बिना बताए, जब अनुराग घर पर नहीं था, आशी को लेकर अपने जरूरी सामान सहित मायके चली गई। जब अनुराग घर आया, तब घर पर ताला लगा था। ताले पर एक चिट लगी थी। लिखा था, चाबी पड़ोस में है। अनुराग ने पड़ोसी से चाबी लेकर ताला खोला। खोलकर अंदर आते ही सुधा को फोन लगाया। चीखते चिल्लाते हुए बोला, क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने मना किया था ना तुम्हें जाने को, फिर भी तुम चली गई। आज सुधा ने भी अपने मन की भड़ास निकाल दी। मैंने तो आपको कितनी बार मना किया कि आप शराब मत पियो। आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं आपकी कैसे सुन सकती हूँ? और अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे पति को जिसे अपनी पत्नी अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं, बस अपने स्वार्थ और मन मौजे रवैये में ही आप खुश हैं। परिवार यह नहीं होता। मैं और मेरी बेटी खुश नहीं है आपसे। अगर अगर आप अपना रवैया बदलेंगे तभी मैं आऊंगी, नहीं तो अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अपनी बेटी का पालन पोषण मैं अकेले ही कर लूंगी। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। यह कहकर सुधा ने फोन काट दिया।
आज सुधा को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। लग रहा था जैसे कितने दिनों के बाद तनाव कम हुआ हो। उसने अब ठान लिया था, जब तक अनुराग पूरी तरह नहीं सुधरेगा और शराब से दूर नहीं रहेगा, तब तक वह उसके पास नहीं जाएगी। क्योंकि अनुराग के पास भी वह अकेली ही थी, पर उससे दूर रहकर कम से कम सुकून तो है। इधर अनुराग बहुत ही तिल मिला गया। उसके अहम को ठेस पहुंची थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुधा कभी इस तरह कदम उठाएगी, मगर अभी वह अपनी गलती को अनदेखा कर सुधा को ही दोषी मान रहा था कि सुधा को मेरी इजाजत के बगैर वहां नहीं जाना चाहिए था। मन ही मन सोच रहा था, उसे अपने परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, बस अपनी मनमानी कर रही है। पर मैं भी कम नहीं हूँ, इस बार उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। सुधा को यह तो पता था कि अनुराग इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है, पर अब सुधा ने यह तय कर लिया था कि आगे की जिंदगी वह घुट घुट कर नहीं जिएगी। ऐसे झूठे रिश्ते और ऐसे बेमतलब के रिश्ते जिसमें कोई खुशी नहीं है, ऐसे रिश्ते पर कुर्बान हो जाना सिर्फ बेवकूफी है। सुधा ने अपने माता पिता को भी अनुराग की सारी बातें बता दी। सुधा के पिताजी ने कहा, बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, हमें बस तुम्हारी खुशियां चाहिए। अगर तुम अनुराग के साथ खुश नहीं, तो उसके तौर तरीके भी ठीक नहीं है, तो हम भी तुम्हें वापस आने को नहीं कहेंगे। आगे भी फैसला तुम्हें ही करना है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। हम हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। पिता की बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। सुधा की माँ भी सुधा को गले लगाकर रोने लगी और कहा, बेटा, हमने कभी बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया। हम अनुराग से बात करके उसे समझाते हैं। अगर फिर भी वह नहीं मानता, तो आगे फिर तुम्हारा जो निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा। सुधा की माँ को सुधा की बेहद फिक्र हो रही थी। हर माँ अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल देखना चाहती है, कुछ बुरा ना हो, इसके लिए प्रार्थना करती है। सुधा के इस तरह अनुराग को बिना बताए आने का कारण माँ परेशान थी। सुधा की माँ ने अनुराग को फोन लगाया। बेटा, कैसे हो? सब ठीक है? अनुराग तो जैसे राहें ही देख रहा था कि कोई बात हो और उसे सुनाने का मौका मिल जाए। माँ, यह कोई बात नहीं होती। सुधा मुझसे बिना पूछे बिना मेरी इजाजत के वहां आ गई। उसने मुझे बताने की भी जहमत नहीं उठाई। अनुराग सिर्फ सुधा को दोष दे रहा था, अपनी गलतियां उसे दिख नहीं रही थी। वह तो चाहता था कि सुधा भी उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहे। सुधा की माँ जानती थी कि सुधा गलत नहीं है। सुधा की माँ ने अनुराग से कहा, बेटा, यहाँ आ जाओ, हर मसले का हल होता है, मिल बैठकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ही। अनुराग को कोई बात नहीं करनी थी, क्योंकि वह खुद अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने सुधा पर और उसके माता पिता पर दबाव बनाने के लिए तलाक के कागज साइन करके सुधा के घर भेज दिए। जैसे ही घर में सुधा के माता पिता ने उन कागजों को खोलकर पढ़ा, तो सब स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अनुराग ऐसा काम करेगा। तभी सुधा के पास अनुराग का फोन आया। सुधा ने फोन उठाया। अनुराग ने उसे धमका कर कहा, फौरन घर चले आओ, मुझे तमाशा करने की आदत नहीं है। पर मैं तमाशा नहीं सहन कर सकता। अगर तुम घर चली आती हो तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, और अगर नहीं आए तो अब मेरा तुम्हारे साथ रहना मुमकिन नहीं है। सुधा को अपने माता पिता का ख्याल आ रहा था कि इस उम्र में अब माता पिता को मेरा दुख झेलना पड़ेगा। समाज के लोग अलग तमाशा बनाएंगे। सुधा ने कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। अनुराग को पूरी उम्मीद थी कि सुधा डर जाएगी और अपने माता पिता और समाज की परवाह कर वापस चली आएगी। सुधा यह जानती थी कि अनुराग सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता है। उसे सुधा से और आशी से कोई लगाव नहीं है। बस एक सामाजिक कर्तव्य की तरह इस शादी को निभा रहा है, और यह रिश्ता दिल का नहीं है, एक मजबूरी का है। सुधा ने अपनी माँ और पिताजी से अपने दिल की बात कह दी। माँ, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है अनुराग हमें दिल से नहीं चाहता। हम सिर्फ बोझ हैं उसके लिए। ऐसा रिश्ता जिसमें कोई एहसास,
अब बाकी ना हो मैं ढोना नहीं चाहती, और सच कहूं तो अनुराग को भी इस बंधन से आजाद करना चाहती हूँ, ताकि वह अपनी मनमानी और अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि जब तक इंसान सभी सुधरने की कोशिश नहीं करता, उसे कोई सुधार नहीं सकता। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है। अब मैं अनुराग के साथ नहीं रह सकती। सुधा ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और अनुराग के पास वापस भेज दिया। आज वह इस बिना एहसास के रिश्ते के बंधन से आजाद हो गई थी। दूसरी तरफ अनुराग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सुधा ऐसा कदम उठा भी सकती है। उसके तो पैरों तले जमीन सरक गई थी। पर अपनी मनमानी और अहम के चलते अनुराग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाया और ना ही सुधार पाया। काश वह समझ पाया होता। पर आज भी सुधा ने जो कदम उठाया, वह शायद हर एक औरत को उठाना चाहिए, पर उठा नहीं पाती। कभी सामाजिक, कभी माता पिता के दबाव, या फिर बच्चों की परवरिश, इन सब के चलते वह घुट घुट कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।